एमपी में कभी भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और इसे देखते हुए विकास की रफ्तार बुलेट ट्रेन से भी तेज है। आचार संहिता लागू होने से पहले सीएम शिवराज ने विकास योजनाओं की छड़ी लगा दी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूरे प्रदेश में 53,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। अलग अलग जगहों की 14,000 से ज्यादा की परियोजनाएं हैं। शुक्रवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से ही इनका भूमि पूजन किया। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये मध्य प्रदेश के लिए अद्भुत पल है। आज की तिथि इतिहास में दर्ज की जाएगी। उन्होंने इस मौके पर विकास को लेकर कांग्रेस को घेरा तो ये भी बताया कि बीते 2 दशक में बीजेपी की सरकार आने के बाद मध्य प्रदेश कितना बदला है। मित्रों, आज का दिन मध्य प्रदेश के विकास के लिए इतिहास में दर्ज किया जाएगा। लगातार अनेकों दिनों से विकास के कामों को अंजाम हम लोग दे रहे थे। प्रदेश में चारों तरफ सिंचाई की योजनाओं पे काम हो रहा है। सड़कों का जाल गांव और शहरों में बिछ रहा है। ग्रामीण विकास हो या शहरी विकास हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, नए महाविद्यालय बनना हो, मेडिकल कॉलेजेज बनना हो, पुल पुलिया बनना हो, अस्पताल बनना हो, चारों तरफ विकास के काम मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। एक विकास की गंगा बह रही है। हम पहले बीमारू राज्य कहे जाते थे जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, लेकिन आज हम विकसित राज्यों की पात में सम्मिलित हो गए हैं। मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस इसे चुनावी हथकंडा करार दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को सत्ता से अपनी विदाई का एहसास हो गया है, इसलिए अब आचार संहिता लगने से पहले ताबड़तोड़ उद्घाटन शिलान्यास किए जा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि अगर 18 साल में विकास होता तो ये नौबत क्यों आती। कांग्रेस इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर भी सवाल उठा रही है। जब आपको झूठ बोलना है तो 53 लाख करोड़ का बोलते, जिसकी न वित्तीय स्वीकृति हो, न पैसा कहां से आएगा ये हो, न कोई योजना कहीं पे पास हुई हो। ये तो खामखा की बातें हैं कि चुनाव के लिए आप कुछ भी बोल दीजिए। शिवराज जी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हताशा और निराशा में ही ये सब काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस बार की चुनावी लड़ाई कई मोर्चों पर लड़ी जा रही है। दोनों बड़ी पार्टियां बड़े वोट समूह को साधने में जुटी है। कर्मचारियों को सौगात, आदिवासियों को पैसा एक्ट, ओबीसी को आरक्षण, जातिगत जनगणना का वादा, धार्मिक स्थलों का विकास जैसे दाव चले ही जा रहे हैं। लेकिन अब चुनाव आते आते विकास पर फोकस बढ़ गया है। देखना ये है कि विकास से वोटों की आस किस हद तक पूरी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा विकास से आस में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर बातचीत होगी, चर्चा होगी, डिबेट होगी, लेकिन पहले एक नजर डाल लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। चुनाव से ठीक पहले क्यों सर पर दौड़ा विकास। आचार संहिता के ठीक पहले की घोषणाओं का कितना फायदा। सरकार की घोषणाएं कांग्रेस को क्यों लग रही चुनावी लॉलीपॉप। बीमारू राज्य से एमपी को विकसित प्रदेश बनाने के दावे में है कितना दम। तो ये आज के एजेंडा पॉइंट्स हैं जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये चर्चा होगी। और जब अब चुनाव का समय बिल्कुल नजदीक है, ऐसे में तमाम सारी चीजें चुनावी समर में देखने को मिल रही हैं। प्रदेश की शिवराज सरकार लगातार कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर रही है। तकरीबन 53,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। 14,000 से अधिक परियोजनाओं की मंजूरी मिली। कह सकते हैं कि जो विकास है चुनावी समय में, जब मुझे लगता है कि आचार संहिता लगने में 2 से 3 दिन का वक्त है, उसी समय उसके ठीक पहले जो विकास की ट्रेन है वो फुल स्पीड में दौड़ती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से मैंने कहा कि एक दिन में 53,000 करोड़ रुपए की सौगात दी गई है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम विपक्ष की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है। वो ये कह रही है कि ये तो चुनावी लॉलीपॉप है, धरातल में हकीकत में ये कुछ नहीं है। ये भी सवाल है कि जब करना ही था
तो और पहले इस तरह की चीज़ें क्यों नहीं कर ली गई। कहीं ना कहीं ये जो विकास दिख रहा है वो चुनावी विकास दिखाया जा रहा है। जिसी मसले पर चर्चा होगी, बातचीत होगी। चर्चा शुरू कर उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी, स्वागत करूंगा सुरेश जी आपका। हमारे साथ में है पवन पटेल जी, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस। पवन जी आपका स्वागत है। और अजय धवले जी हैं, मीडिया पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी। अजय जी मैं आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले अजय जी मैं आपके पास में ही आ जाता हूं। अब मध्य प्रदेश कभी जब बात होती थी, आप जिस तरह से कहते कि बीमारू राज्यों की श्रेणी में ये था, फिर विकास और अब विकसित की तरफ आगे बढ़ रहा है। सरकार तमाम घोषणाएं, तमाम योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी कर रही है। 53,000 करोड़ की योजनाओं का जिस तरह से शिलान्यास और लोकार्पण किया गया, जब मुझे लगता है 2 से 3 दिन के लगभग आसपास आचार संहिता लग सकती है। सवाल इस बात को लेकर है, लगातार जिस तरह से आपकी 2003 से लेकर 23 में 15 महीने निकाल दिए जाए, आपकी सरकार है। चुनावी समय के ठीक पहले इस तरह की चीज़ें जो की जा रही है, कांग्रेस कह रही है कि ये सब हकीकत कुछ नहीं है, चुनावी लॉलीपॉप है। राजेश जी, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल का जो दिन था वो मध्य प्रदेश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 53,000 करोड़ की परियोजनाओं का कल लोकार्पण किया। तो 14,000 से अधिक की ये परियोजनाएं हैं। आपको देखना पड़ेगा कि डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स जो है भाजपा की, ये कोई एक दिन में शुरू नहीं हुआ। आप जैसा इसको जोड़ रहे हैं चुनाव के साथ में, देखिए मध्य प्रदेश की विकास गाथा 2003 में जैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसी समय विकास की गाथा शुरू। हमारे सामने एक ऐसा राज्य था जो जिसको बीमारी का टैग लगा था, जिसकी वजह से देश की जीडीपी गिरती थी। लेकिन आज मध्य प्रदेश एक ऐसा स्वर्णिम मध्य प्रदेश है, देश की जीडीपी में अगर टॉप 10 कोई राज्य योगदान देते हैं उसमें मध्य प्रदेश का नाम लिखा जाता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी हाल ही में अपने मध्य प्रदेश दौरे में मध्य प्रदेश को एक मिशन भी देखे गए कि मुझे मध्य प्रदेश को ऐसा राज्य बनाना है जो भारत के टॉप 3 प्रदेशों में आए। तो देखिए मध्य प्रदेश में विकास क्यों करना पड़ा। मध्य प्रदेश बीमारू किसने बनाया था? मध्य प्रदेश बीमारू बनाया था मिस्टर भट्टा था, दिग्विजय सिंह ने। 93 से 2003 तक का शासनकाल निकाल लीजिए, मध्य प्रदेश का जीडीपी क्या होता था? मध्य प्रदेश का मैं आपको बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश का जीडीपी था सिर्फ 71,000 करोड़ का। अभी मध्य प्रदेश का जीडीपी कितना है? 13 लाख करोड़ से अधिक का मध्य प्रदेश का जीडीपी है। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इस प्रोसेस के लिए मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने, आप देखिए कि मध्य प्रदेश में 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी 2003 में, आज 47 लाख हेक्टेयर में सिंचाई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक मंचों से यह स्वीकार भी कर रहे और कह भी रहे कि मुझे मध्य प्रदेश की सिंचाई 65 लाख हेक्टेयर तक के पहुंचानी है। तो मध्य प्रदेश जो कभी हम लोगों को हमें अनाज उत्पादन और कृषि पे अन्य प्रदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था, आज मध्य प्रदेश एक कृषि उत्पादक देश है। हम लोग, हमारा देखिए एक्सपोर्ट, मैं आंकड़े बताना चाहूंगा, एक्सपोर्ट कितना था मध्य प्रदेश का? मध्य प्रदेश का एक्सपोर्ट बिल्कुल भी नगण्य था, जो आज 65,000 करोड़ का हम लोग। चलिए धवले साहब, मैं पवन पटेल जी के पास में आ जाता हूं, आपके पास भी आऊंगा दोबारा। पवन जी कह रहे हैं जिस तरह से कि आप के शासन में जिस तरह से बीमारू राज्य बना था, विकास अवरुद्ध हो गया था, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, सिंचाई नहीं थी, इसीलिए जो फुल स्पीड में विकास की जो ट्रेन है उसको दौड़ाना पड़ रहा है और इतिहास रच दिया है। एक दिन में 53,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। देखिए सक्सेना, ये तो मैंने पहले की कई डिबेट में कहा कि आने वाले चुनाव में आचार संहिता जब तक नहीं लग जाती तब तक ये नित नए रिकॉर्ड कायम करेंगे, क्योंकि इनको रिकॉर्ड कायम करना, इवेंट बनाना इनकी फितरत में है। ये नर्मदा के किनारे कितने हजार करोड़ वृक्ष लगा देंगे, रिकॉर्ड बना देंगे, पेड़ गायब हो जाएगा। तो ये अनगिनत महाकाल जी में भ्रष्टाचार कर देंगे, भगवान की आस्था में कर देंगे। तो इनको रिकॉर्ड बनाने का तो इनको चस्का चढ़ा हुआ है। अब ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमने ये किया, आंकड़ों की बात ही करें तो भाजपा को कोई हरा नहीं सकता है। हम तो एक्चुअल जो धरातल में उसकी बात करना चाहते हैं। हम एक आम आदमी उसकी बात करना चाहते हैं कि पहले क्या था और अब क्या था। भारतीय जनता पार्टी जरूर इतिहास, तो अभी शिवराज सिंह चौहान जी का बाइट सुना रहे थे, इतिहास में दर्ज होगा, जरूर दर्ज होगा इतिहास में कि चुनाव आचार संहिता के लगने से पहले अभी परसों 1,000 करोड़ का कर्जा लिया।
परसों के पहले 8 दिन में 4 बार कर्जा लिया गया है। 4.5 लाख करोड़ का कर्जा इस प्रदेश की जनता के ऊपर कर दिया। तो बट ऑब्वियस है कि इतिहास में नाम जरूर दर्ज होगा इस तरह के मुख्यमंत्री का, इस तरह की पार्टी का। लेकिन पवन जी, बार बार कांग्रेस कहती है कर्जा लिया। सीएम साहब कहते हैं, सीएम शिवराज जी कहते हैं कि जो उसके नॉर्म्स हैं हम उसी के तहत तो कर्जा ले रहे हैं। पवन जी, किसके नॉर्म्स के तहत? तो अभी तक क्यों कर्जा नहीं लिया था? अभी जब से सरकार बनी थी तो यही बोल रही, बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आप कर्जा लेकर के लाडली बहना को दे दो। आप कोई ऐसी स्कीम मत बनाना, कोई ऐसा डेवलपमेंट के कार्य योजना मत बताना कि इससे कर्जा ना लेना पड़े। कर्जा आज हर व्यक्ति के ऊपर 1 लाख 1.5 लाख करीब कर्जा चढ़ गया हुआ है। इस तरह किसी के ध्यान नहीं जा रहा। ये बोलते हैं बिजली में सरप्लस है और लोगों के घर की सामान पूर्ति कर रहे हैं, उद्योगपतियों को बिजली बेच रहे हैं। हम सरप्लस नहीं थे फिर भी हमने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दिया। ये बात करने के काबिल नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता 2003, 2008, 2014 के बाद की बात नहीं करता। आज भी कांग्रेस के नाम पे रोते हैं। ये अपनी बात बताएं कितना करते, कितनी बातें मोदी जी ने किया था, उन बातों को कितना पूरा किया है। अभी अगर चुनाव नहीं होता तो सब चल रहा हो वैसे ही होता। लेकिन चूंकि चुनाव है, इनको बड़े बड़े इवेंट बनाना है, ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाना है। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता 2003 की बात नहीं करता। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं बोलता कि हमने 2 करोड़ रोजगार देने का झूठा वादा किया था। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं बोलता कि हम 100 रुपए में 100 दिन में काला धन लाने के लिए बोला था। 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, किसानों का दुगनी करने की बात की थी, ओबीसी वर्ग को ठगने का प्रयास किया था। चलिए को ऐसी योजनाएं हैं। सुरेश शर्मा साहब पे आई नहीं। सुरेश शर्मा साहब पत्रकार हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी को कोई सुरेश शर्मा साहब ने मध्य प्रदेश को बढ़ते हुए फरेब की राजनीति कर रहे हैं। देखा है। सुरेश शर्मा साहब ने तमाम सारे चुनाव देखे हैं, चुनाव का समय भी देखा है। उन्हीं के पास चलते हैं। सुरेश शर्मा साहब, किस रूप में देखें इन चीजों को कि ये वाकई जो विकास की जो सरपट दौड़ती हुई ट्रेन दिख रही है, ये चुनावी ट्रेन है या वाकई मध्य प्रदेश के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए? देखिए राजेश जी, चुनाव के समय जिस प्रकार से शिलान्यास और घोषणाएं हो रही हैं, ये सब चुनावी वातावरण को अपने अनुकूल करने के लिए हो रही हैं। इसको कोई भी समझ सकता है, कोई भी कह सकता है। इसके बावजूद मध्य प्रदेश ने प्रगति की है, इसको कोई नहीं नकार सकता। केवल भाषण का विषय नहीं है। 2003 में मध्य प्रदेश का जीडीपी 4.8 था, जो इन दिनों बढ़कर के 16.43 हो गया। तो इन सब बातों को सब समझते हैं। जो बजट का जो स्थाप था वो 13 लाख करोड़ से ज्यादा, 13.5 लाख करोड़ के आसपास बजट जो है वो की राशि हो गई है। तो ये निश्चित रूप से एक अच्छे राज्य की, इसके अलावा कृषि के क्षेत्र को आप देख लीजिए, कृषि का योगदान काफी बड़ा है। ये आंकड़ेबाजी है। आंकड़ेबाजी के आधार पर मध्य प्रदेश की प्रगति को कोई भी स्वीकार करता है। दूसरी बात मुझे ये समझ में आ रही है राजेश जी की यदि हम विपक्ष के आरोपों को देखते हैं तो वो भी गंभीर हैं। हम उनकी गंभीरता को अस्वीकार नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद भी जैसे मध्य प्रदेश की स्थिति के बारे में कोई भी आकलन करेगा तो हमें ये दिखेगा कि हम करते हुए होते हुए काम को देख रहे हैं। सड़कों को निश्चित रूप से देख रहे हैं, आज हमको दिखाई दे रही है। हम ये कह सकते हैं, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा इस टाइप की बात कि वीर सिंहपुर और ये जो कारखाने थे दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में लगे थे, आज उनका उत्पादन शुरू हो गया, तो आज बिजली सरप्लस हो गई, सड़कें बड़ी अच्छी स्थिति में हो गई, आज प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो गई। ये सारी चीजें बता रही हैं कि मध्य प्रदेश के आम व्यक्ति ने मेहनत की है। सरकारों की नीतियां होती हैं, उद्योग और व्यापार जो है वो चलाने वाले लोग अलग होते हैं। तो इसलिए अनुकूलता का मध्य प्रदेश के लिए वातावरण दिखाई दे रहा है। अब ये देखने वाली बात है कि जो योजनाएं अभी शिलान्यास हो रहा है जिनका, तो वो आने वाले समय में कितनी पूरी होती हैं। परंतु जिनका लोकार्पण हो रहा है वो तो पूरी है, तो ही तो लोकार्पण हो रहा है उनका। इसलिए ये जो बातें हैं ये समझने की है। छोटा सी बात के लिए कोई कुछ भी कह छोटी सकता है। बार बार बात आती है विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कि कर्जा लेके, लेकिन शिवराज जी जब भी इसे को लेकर उन्होंने कहा है, जो बात उन्होंने कही है, उन्होंने कहा है कि कोई ऐसा तो नहीं है कि चाहे जहां से हम उठा के ले आते हैं पैसा, उसके भी तो एक नॉर्म्स है, उसके भी तो नियम है, उसी के तहत तो हम कर्जा ले रहे हैं। देखिए कर्जा जो है कोई बहुत सम्मानजनक शब्द नहीं है,
लेकिन इसके बावजूद भी राज्य की व्यवस्थाओं को ठीक से चलाने के लिए और कर्जा लेना रहता है। सभी सरकारें कर्जा लेती रही हैं, अन्य राज्यों की सरकारें भी, जहां अन्य दलों की सरकारें वो भी कर्जा लेती हैं। लेकिन यदि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है, आपके टैक्सेशन से, राजस्व से प्राप्तियां इतनी हो रही हैं कि आप उनका कर्जा चुका सकते हैं, केंद्रीय हिस्सा जो है आपको मिलता है, आप समय पर कर्जा चुका रहे हैं। यदि राज्य कर्जा लेने वाला डिफाल्टर होता है तब की स्थिति में चिंताजनक बात है। यदि डिफाल्टर नहीं होता तो राज्य का संतुलन बनाने के लिए काम करते ही हैं। तो बहुत ज्यादा ये नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी कर्जा लेने से जितना बचा जा सकता है बचना चाहिए, इसमें तो कोई। चलिए सर, बेहतर बात आप कर रहे हैं। सीधे अजय धबले जी के पास में आ जाता हूं। अजय धबले साहब, ठीक है, जो चीजें पूरी हो चुकी हैं उनका लोकार्पण, लेकिन जो तमाम तरह के शिलान्यास किए जा रहे हैं वो सीधा उसी ओर इशारा करते हैं कि भाई चुनाव है और कहीं ना कहीं इसके जरिए जो मतदाता है, जो जनता है, उसको लुभाया जाए, उसका फायदा चुनाव में लिया जाए। देखिए राजेश जी, जैसे मैंने पहले अपने वक्तव्य में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश के रूप में क्या मिला था, एक बीमारू राज्य मिला था। 7 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती थी, आज 47 लाख हेक्टेयर की हो रही है, तुलना ही नहीं होती। 60,000 किलोमीटर की सड़कें थी मध्य प्रदेश में, आज 5 लाख किलोमीटर से अधिक की सड़कें। 5 मेडिकल कॉलेज होते थे मध्य प्रदेश में, आज 24 से अधिक मेडिकल कॉलेज है। 7,500 के आसपास डॉक्टर होते थे, आज 50,000 से अधिक मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स है। आपको यह देखना पड़ेगा, मध्य प्रदेश को विकसित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक अपना पूरा कार्यकाल उसी में समर्पित किया है। मेरे मित्र पवन जी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर्जा लिया। भाई, आपकी सरकारें आजू बाजू के 4 प्रदेशों में सरकार चल रही है, आप उनका भी डेटा निकाल लीजिए, सरकारों को कर्जा क्यों लेना पड़ता है और सरकारों को कर्जा मिलता क्यों। अगर मध्य प्रदेश डिफॉल्टर स्टेट होता भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में तो इतना कर्जा कभी नहीं मिलता। देखिए, कर्जा लेने के लिए या डेप्ट लेने के लिए जो नॉर्म्स होते हैं, आरबीआई इन नॉर्म्स को डिफाइन करता है और उन नॉर्म्स में अगर कोई स्टेट फिट बैठता है तो उसको कर्जा मिलता है। आपको बताना चाहूंगा कि आपके कमलनाथ जी 15 महीने के कार्यकाल में जब मुख्यमंत्री थे, उस 15 महीने के कार्यकाल में भी 70,000 करोड़ का कमलनाथ जी ने कर्जा लिया है। आपके दिग्विजय सिंह जी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब भी 20,000 करोड़ का कर्जा लेकर सरकार चलाई थी। तो कर्जा लेकर सरकार नहीं चलती। देखिए, आपका एक जीडीपी होता है, जिस आपका प्रदेश का जो बजट होता है उसके अनुपात में आपके जो इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं वो डिफाइन होता है। उसके ऊपर आरबीआई नॉर्म्स करता है कि आप अपने जो डेप्ट है उसको रिपे करने की क्षमता रखते हो या नहीं रखते हो। मध्य प्रदेश क्योंकि क्षमता रखता है इसलिए मध्य प्रदेश को कर्जा मिलता है। और ये कर्जा लेकर हम कोई रेवड़िया बांटने का कार्य नहीं करते। मध्य प्रदेश में जो कर्जा लिया है हमने, कि देखिए हमारे सामने ऐसा प्रदेश आया था जिसमें आधारभूत संरचनाएं कुछ नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं था। हमें उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को ठीक करने के लिए, जल सिंचाई परियोजनाएं बनाने के लिए, प्रदेश में सड़कें बनाने के लिए, नई विद्युत परियोजनाएं लगाने के लिए हमें कर्जा लेने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन उससे विकास किया जाता है, उससे हम आईफा का आयोजन नहीं करते। 15 महीने की सरकार में इनका अगर कोई एजेंडा होता था तो आईफा का आयोजन करना होता था। तो पवन जी, थोड़ा सा फैक्ट्स क्लियर कर लीजिए। डिबेट में बैठने के पहले कि कर्जे की स्थिति क्या होती है, क्यों लेना पड़ता है और कहां पे खर्चा किया जाता है। हम कर्जा लेके कोई रेवड़िया बांटने का काम नहीं करते। हमने कल, मैंने जैसा बताया, कल का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में स्वर्णिम पूरी दुनिया देख रही है। ये दुनिया देख रही है, इसलिए हमें 20 सालों से सत्ता में बिठा के रखिए, केंद्र में 10 सालों से सत्ता में बिठा के रखिए, आपको इसीलिए सत्ता से बाहर करके रखा। चलिए, मैं पवन जी के पास में आ जाता हूं। पवन जी, ठीक है, वो विकास की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीमारू राज्य था, सड़कें नहीं थी, सिंचाई क्षमता बढ़ी है, दूसरी तरफ तमाम सारी चीजें हैं, क्योंकि इसमें नहीं लगता आपको जनता पार्टी जी, भारतीय जनता पार्टी राजेश जी आपदा में अवसर खोजने में बड़ा माहिर है, इनको महारत हासिल। ये 2003 से बात कर रहे हैं कि बीमारू राज्य था। मैं बोल रहा हूँ कभी तुम 4 दिन में 8 दिन में 4 बार कर्जा लिए हो, इसकी बात नहीं करेंगे। अभी कर्जा लेते ही जाओगे, अब ये कर्जा लेंगे, उस कर्जे को भी जस्टिफाई कर देंगे कि हमने बहुत बड़ा बहादुरी का काम किया। 15 महीने में मतलब तो लिया था। 2003 से अभी तक सत्ता में हो, कोई आपकी 15 महीने की सरकार थी तब आपने भी तो लिया था कर्जा। और इसके बाद ये क्या बोलते हैं, डॉक्टर की बात कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स को भगवान बनाया था, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए थे और आज वो बेचारे दर दर भटक रहे हैं नौकरी के लिए। नियुक्ति पत्र दे देंगे, चयनित शिक्षक बैठे हुए धरने पर, इनकी बतौलेबाजी में कोई सानी नहीं है। महंगाई बेरोजगारी का कोई आंकड़ा नहीं, खाने के तेल का रेट क्या है, बिजली की बात करते, बिजली सरप्लस है, लोगों के सामान, घर के सामान कुर्की कर रहे हैं, कर्जा लेते जा रही, कर्जा कौन पटाएगा। पेट्रोल का रेट बढ़ाओगे, जब शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस के जमाने में पेट्रोल 5 रुपए बढ़ता तो साइकिल लेके चलाते थे, आज वो साइकिल कहां गई, कौन बताएगा वो साइकिल कहां गई। फिर पेट्रोल का रेट बढ़ाओगे, फिर जनता के ऊपर महंगाई की मार मारोगे, बहुत ही महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, इस नारे की हकीकत क्या है।
ये कोरोना में इनके मंत्री के दलाल, मंत्री के स्टाफ लोग रेमडेसिविर जैसा ऑक्सीजन सिलेंडर दलाली करते हुए पकड़े गए। नोटबंदी के समय क्या हाल था, पूरा भारत रोडों पे था, भूखों मर रहा था, लेकिन बतौलेबाजी में कोई सानी नहीं। लाडली बहना की याद आई, अभी तक लाडली बहना की याद क्यों नहीं आई? अभी तक लाडली बहना की क्यों नहीं? चुनाव के समय लाडली बहना की याद आई, 10 तारीख आने वाली है, अरे अभी तक 10 तारीख क्यों नहीं आई? सरकार आती है, आप कहते हो खुशियों वाली है, अभी तक की रात खुशियों वाली क्यों नहीं आई? आपकी सरकार इस बार जनता आती है अच्छी तो तरह से भारतीय जनता पार्टी जैसे बतौलेबाज पार्टी को सबक सिखाएगी। ना 2023 में कोई पूछेगा इनको, ना 2024 में। चलिए सुरेश शर्मा साहब, सीधा सा सवाल अब इस बात को लेकर है कि जब हम बात कर रहे हैं कि विकास से आस और तमाम सारे लोकार्पण जो काम हो चुके हैं और जिनका शिलान्यास, मेरा सीधा सवाल इस बात को लेकर है कि इस तरह की जो चुनावी घोषणाएं हैं या जो चीजें हैं, कितना असर वोटर पर डालती होंगी? मैं बार बार ये बात कहता हूं राजेश जी कि वोटर जो है वो एक नैरेटिव देखता है, वो काम का आउटपुट देने वाला कौन नेता है, कौन सरकार है, वो उसको देखता है जी। अब मध्य प्रदेश के बारे में अधिकांश लोगों को मालूम है, यदि उनको ये समझ में आ रहा है कि आउटपुट देने वाली कौन सी सरकार है, तो उसको अगली बार भी चुनेगा। वो मेरे और आपके कहने से बदलने वाले नहीं है जी। दो बातें मैं आपके सामने बताता हूं जो मेरा ताजा अनुभव है। मैंने कुछ लोगों से बात करी तो उनका कहना यह था, कुछ पुरुषों की बात कर रहा हूं मैं, उनका कहना यह थी कि सरकार बदलना चाहिए। ये मेरे को कम से कम ऐसे अभी ताजा मैं 2-3 दिन से जिनसे मिल रहा हूं तो 25-30 लोगों ने कहा सरकार बदलना चाहिए जी। फिर मैंने उनसे अगला सवाल पूछा कि आप वोट किसको दे रहे हैं? अब ये मैं सार्वजनिक नहीं कहता हूं, सरकार बदलने की अवधारणा को बदल देते हैं। बिल्कुल। एक हमारे जर्नलिस्ट मित्र हैं, उनका मेरे पास कई बार फोन आया कि वातावरण ठीक नहीं है, अभी शायद सरकार बदली जा सकती है। कल रात में उनका फोन आया कि 2 धार्मिक कार्यक्रमों में मेरा जाना हुआ, वहां महिलाएं हर गीत के बाद, मैंने ट्वीट भी किया था, हर गीत के बाद जो है वो इसी प्रकार की चर्चा करती हैं कि मामा ने अपने को 1250 रुपए दिए हैं, अपने को ये सरकार कंटिन्यू रखना है। ये 2 प्रकार के नैरेटिव हमारे सामने आए। अब इस नैरेटिव से जनता के 2 पक्ष सामने आते हैं। पहला ये पक्ष सामने आता है कि पुरुष वर्ग में ये सोचने की स्थिति बन रही है कि सरकार बदलना चाहिए जी। लेकिन वो जो है सरकार का मुखिया बदलने की बात करता है या पार्टी की सरकार बदलने की बात करता है, इसके ऊपर हमारे निर्णय थोड़े दिन बाद आएंगे। मेरे नहीं, मतलब युवाओं के निर्णय या पुरुषों के निर्णय। लेकिन महिलाओं का जो अंडर करंट है वो साफ दिखाई दे रहा है। ये मेरा आकलन है। अब आकलन के बाद आने वाले चुनाव का परिणाम आएगा, उस समय आप और हम डिबेट। चलिए, बेहतर बात सुरेश शर्मा साहब कह रहे हैं। सीधे पवन पटेल जी के पास में आ जाता हूं। पवन पटेल साहब, आप भी तमाम सारी चीजें, आप अगर वो लाडली बहना की बात कर रहे हैं तो आप नारी सम्मान की बात कर रहे थे, आप 1500 की बात कही, गैस सिलेंडर की बात की, वो भी गैस सिलेंडर अब दे रहे हैं, बिजली की बात। नहीं लगता कि जो चीज़ें जो के बनी हैं, खासतौर पर लाडली बहना की हम बात करें, वो इफेक्ट और इम्पैक्ट दिख रहा है और यही चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है? नहीं, देखिए इम्पैक्ट दिख रहा, अभी सरकार है, सरकार में सत्ता में है, वो कर्जा लेकर करके देते जाएंगे। हम यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह का वातावरण, किस तरह का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बार कर्जे की, जब आपकी सरकार 15 महीने में रही तब आपने भी तो कर्जा लिया था। अगर विकास योजनाओं को आगे बढ़ाना तो कर्जा तो लेना ही होगा। वही तो बता रहे, उस समय कर्जा अगर लिया था तो उस समय हम तो 15 महीना की कमलनाथ के सरकार की बात करने को तैयार हैं। हमने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दिया है, हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है। ये उद्योगपतियों का 86,000 करोड़ का कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन किसानों का कर्जा नहीं माफ करेंगे, किसानों की ब्याज माफ नहीं करेंगे। उद्योगपतियों को बिजली दे देंगे फ्री में, लेकिन गरीब आदमी के सामान कुर्की कर देंगे। ये बेसिक अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। ये बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। क्या लाडली बहना जिस दिन गंभीरता से सोचेगी, जिस दिन आत्मचिंतन करेगी, उसको नहीं लगेगा कि मामा को अभी तक याद नहीं आई, चुनाव के समय याद आई है। मामा को अभी तक नहीं लग रहा था कि हमारी बहना किस हालत में है। मामा को नहीं लग रहा था सिलेंडर 1 रुपए बढ़ता था तो इनकी मंत्री स्मृति ईरानी डांस करती थी सिलेंडर का, तब सिलेंडर कम नहीं हो। जब कमलनाथ जी ने बोला धबले साहब जवाब दे दीजिए, फिर देना चालू कर दिया। धबले साहब से ले लेता हूं, धबले साहब से छोटा सा जी। भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करने चलिए पवन जी, धबले साहब से वक्त कम है, धबले जी से ले लेता हूं छोटा सा कमेंट। धबले साहब जवाब दे दीजिए। धबले जी की रिपोर्ट कहती है, और मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से आज विकासशील प्रदेश हुआ है, तो उस प्रदेश के लिए किस सरकार ने किया है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर मध्य प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाया है, आज देश की टॉप 10 प्रदेशों में मध्य प्रदेश आता है, जीडीपी में अपना एक
एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है, तो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। और हम आपको फिर से चुनौती दे रहे हैं, अगर विकास की बात कर रहे हैं तो आप आमने सामने आ जाइए, विकास के मुद्दे पर लड़ाई लड़ते हैं। और हमने विकास के मुद्दे पर हमेशा जंग जीती है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता जितना झूठ और फरेब बोला तो झूठ और फरेब चुनावी समय है और समझ भी है और देखना होगा देखना होगा कि जो विकास की बात हो रही है जनता इसको किस रूप में लेती है। दूसरी तरफ जिस तरह कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है विकास को लेकर, तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो कुल मिलाकर जो चुनावी समर और समय है और इसमें तमाम सारे वादे हैं, दावे हैं। दूसरी तरफ सरकार के जो विकास को लेकर जो चीजें हैं, चाहे लोकार्पण हो रहे हों या शिलान्यास हो रहे हों, उसको जनता किस रूप में लेती है, या फिर दूसरी तरफ जिस तरह से कांग्रेस कहती है कि जो विकास बताया जा रहा है, वो दिखाया जा रहा है, वो सिर्फ चुनावी है। देखना होगा इस समर में जनता, क्योंकि जनता जनार्दन ही सब कुछ होती है, वो किस रूप में लेती है। IND एजेंडा में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।